हेलो फ्रेंड्स। ये हमारा हिस्ट्री का डोज नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। देखिए, हमें पता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में बनी। और फिर किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि जो 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीतती है। और इसके बाद फिर सन 1764 ईस्वी का युद्ध भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीत लेती है। और यहाँ से फिर भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाना स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि बंगाल के गवर्नर के रूप में सबसे पहले किन्हें अपॉइंट किया गया और किस प्रकार बंगाल का शासन स्टार्ट किया गया, और फिर धीरे धीरे यह शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंचा। और फिर इसके बाद 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ और फिर हमें इसके बाद आज़ादी प्राप्त हुई। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमें क्या देखना है कि बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो बंगाल के पहले गवर्नर हैं वो रॉबर्ट क्लाइव हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर किन्हें बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। अब देख लेते हैं कि हम लोग कि रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा। तो देखिए, 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध के बाद ये बंगाल का गवर्नर बना। तो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक, 1757 से 1760 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। और फिर इसके बाद इसका दूसरा कार्यकाल भी है, ठीक है। इसके दूसरे कार्यकाल में सन 1765 से 1767 ईस्वी। तो रॉबर्ट क्लाइव के दो कार्यकाल हैं, एक तो 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके कार्यकाल में, यानी कि इसके द्वारा किए गए कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक नोटबुक बना लेंगे जिसमें आप ये सब चीज़ें नोट करते जाएंगे। मैं आपको बोलता जाऊंगा और आप लोगों को नोट करते जाना है, ठीक है। तो देखिए, क्या 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 महत्वपूर्ण कार्य किए गए इनके द्वारा। एक तो बंगाल में द्वैध शासन, तो द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है, किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने और क्या किया, इसने शाह आलम दोती के साथ, मुगल बादशाह शाह आलम दोती कौन था, शाह आलम दोती मुगल बादशाह था ना। तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इसने शाह आलम दोती के साथ सन 1765 में इलाहाबाद की संधि की। सन 1765 में, कब की, 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शाह आलम दोती के साथ, ठीक है। तो सन 1765 में इलाहाबाद की संधि। और हम लोग देखेंगे कि और इसके द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो इसने दो उप दीवान नियुक्त किए बंगाल के लिए। एक बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और दूसरा बिहार के लिए राजा सिताब राय। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले बंगाल के लिए किसको उप दीवान नियुक्त किए, तो बंगाल के लिए किसको, मोहम्मद राजा खां। बिहार के लिए राजा सिताब राय, ठीक है, मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय, मोहम्मद राजा खां, ठीक है, राजा सिताब राय। यहाँ पे देखिए, मैं एक एक्चुअल में लिख नहीं पाऊँगा, तो आप लोग अपनी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग लिखते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डेटें होंगी मैं वहाँ यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, लिख दूँगा। और मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इसने दो उप दीवान नियुक्त किए। उप दीवान कहाँ के लिए, एक तो बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए। तो बंगाल के लिए कौन, मोहम्मद राजा खां, और बिहार के लिए राजा सिताब राय, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, अगला हमारा गवर्नर कौन सा आता है,
वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हम लोग सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब तक रहा, 1774 से 1785 तक। कब, सन 1774 से 1785 तक इसके दो ये यहाँ पर रहा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए देखते हैं वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहा, ठीक है, हम लोग देखेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल। देखिए वारेन हेस्टिंग कब से कब तक रहा, 1774 से सन 1785 तक, ठीक है। तो सन 1774 से 1785। अब इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो इसने वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, सन 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। सन 1772 में क्या किया गया, सन 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की गई, ठीक है। और क्या किया गया, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया, ठीक है। इसने क्या किया कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया, कहाँ ले गया, कलकत्ता ले गया, ठीक है। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया, कौन ले गया, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। देखिए वारेन हेस्टिंग ने और क्या किया, सन 1781 ईस्वी में क्या किया गया कि कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की गई, किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा सन 1781 में मदरसा की स्थापना की गई। कब, सन 1781 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए कहाँ पर, कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की, प्रथम मदरसा, ठीक है। प्रथम प्रथम मदरसा प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की, वारेन हेस्टिंग ने। किसके लिए ये मदरसा है, ये मुस्लिमों के लिए, ठीक है, मुस्लिमों के लिए प्रथम मदरसा कहाँ पर की गई है, ये मदरसा की स्थापना कलकत्ता में, कहाँ पर, सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना, ठीक है। आगे देख लेते हैं और इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए सन 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने इसके समय में, कब, वारेन हेस्टिंग के काल में ही सन 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। कब, सन 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की, जोनाथन डंकन ने। सन 1782 में जोनाथन डंकन, ठीक है, जोनाथन डंकन ने, ठीक है। आगे देखते हैं इसके द्वारा और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, हम लोग सब देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, विलियम जोन्स ने। तो देखिए इसी के समय में वारेन हेस्टिंग का काल सन 1774 से 85 है। तो एक तो सन 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, और सन 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए मुगल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख का पेंशन था वो किसने बंद करवाया था, वारेन हेस्टिंग ने। इसने मुगल सम्राट को जो 26 लाख का पेंशन मिलता था उस पेंशन को बंद करवा दिया, पेंशन को किसने बंद करवा दिया, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। कितनी पेंशन मिलती थी, 26 लाख, जो 26 लाख की पेंशन थी उसको वारेन हेस्टिंग ने बंद करवा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। एक तो आपको पता होगा कि सन 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कब, सन 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो इसी के टाइम में सन 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। सन 1774 में क्या हुआ, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब, सन 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है। इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में सन 1774 में उच्चतम न्यायालय, सन 1782 में जोनाथन डंकन ने क्या किया, जोनाथन डंकन ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की।
सन 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सन 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना इसी के समय में की गई। सन 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने। और राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले गया। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। आपको पता होगा कि एक बंगाली ब्राह्मण थे जिनका नाम नंद कुमार था। तो बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा किसने दिलवाई थी? ये इसी वारेन हेस्टिंग ने। किसको? नंद कुमार को। नंद कुमार को फांसी की सज़ा दिलवाई थी किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और नंद कुमार कौन थे? ये बंगाली ब्राह्मण थे। कौन थे? बंगाली ब्राह्मण थे। ठीक है, बंगाली ब्राह्मण थे। तो बंगाली ब्राह्मण थे। और इसको फांसी की सज़ा किसने दिलवाई थी? इसी वारेन हेस्टिंग ने इस बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को अदालत से फांसी की सज़ा दिलवाई थी। ठीक है, झूठा आरोप लगाकर इन पर, नंद कुमार पर, इनको फांसी की सज़ा दिलवाई थी। ठीक है, अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था ये हम लोग देख लेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सन 1775 से 1782 की ईस्वी में हुआ था। सन 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। ठीक है, और देख लेते हैं और कौन कौन सी युद्ध है। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1700, आपको पता होगा सन 1780 से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ। तो इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अब देखिए इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा और मैसूर और इसी में सालवाई की संधि भी हुई थी ना। सन 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालवाई की संधि हुई। तो इसी के समय में सालवाई की संधि भी हुई। और इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी ना। तो मैंगलोर की संधि कब हुई थी? सन 1784 ईस्वी में। तो मैंगलोर की संधि भी इसी के समय में हुई थी। ठीक है, तो इसके समय में कौन कौन से युद्ध हुए? एक तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सालबाई की संधि और मैंगलोर की संधि। ठीक है, अब इसी के काल में किसके काल में? वारेन हेस्टिंग के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय कब से कब तक रहा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कब से कब तक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देख लेंगे, एक मिनट। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कब से कब तक है? सन 1786 से सन 1793 तक। ठीक है, सन 1786 से 1793 और 1805, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? सन 1786 से 1793 और 1805। ठीक है, अब इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, एक तो देखिए जो जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया इसने। तो जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने सन 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक जिले फौजदारी अदालतों की स्थापना की। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर क्या किया? 4 भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना की गई। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? एक तो जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया, जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 4 भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना की, जिनमें 3 बंगाल में थे। 3 कहाँ थे? जिनमें तीन बंगाल में और एक कहाँ पर था? 3 बंगाल में थे और एक बिहार में था। एक बिहार में। ठीक है, 3 बंगाल में और एक बिहार में। ठीक है, तो जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने की थी ना सन 1772 ईस्वी में। प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना की, जिनमें 3 बंगाल में थे और एक बिहार में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी सन 1793 में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था कि जो 90% हिस्सा जो कंपनी को जाता था और 10% जो राजस्व था वो जमींदार को जाता था।
मतलब कि 10/11 भाग राजस्व का किसको जाता था, कंपनी को। 10/11 भाग कंपनी को। अब बचा कितना, 1/11। 1/11 भाग ये किसको जाता था, जमींदार को। ठीक है, ये थी स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। तो स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब शुरू की थी, सन 1793 ईस्वी में। आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब शुरू की, सन 1793 में। अब स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में होता क्या था, 10 बटे राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को और 1/10 भाग जमींदार रखता था। अब स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था एक्चुअल में लागू कहाँ कहाँ थी, तो देखिए स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ थी, बंगाल में थी, बिहार में थी, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, बनारस, बनारस, बनारस और मद्रास। कहाँ कहाँ थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास में ये स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी। कहाँ कहाँ, देखिए बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में और मद्रास में। तो हम कैसे याद करेंगे, 3 बी हैं तो बी, 3B और UM, 3B UM, 3B UM ऐसे बना लेंगे कोड, तो हमें पता चल जाएगा कि स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ थी। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो आपको पता होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अब देखिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा आगे कौन आएगा, देखिए हम लोग देखेंगे लॉर्ड बेलेजली के बारे में। तो देखिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड बेलेजली के बारे में। तो लॉर्ड बेलेजली का एक तो हम लोग देखेंगे कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, तो लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक रहा, सन 1798 से 1805 तक। कब तक, सन 1798 से 1805 तक। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक रहा, सन 1798 से 1805 तक। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली सन 1798 से 1805। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य आपको पता ही होगा कि लॉर्ड बेलेजली ने ही सहायक संघ की शुरुआत की थी। ठीक है, सहायक संघ की शुरुआत किसने की, लॉर्ड बेलेजली ने। अब सहायक संघ के द्वारा शामिल राज्यों को हम लोग देख लेंगे, आप लोग नोट करते हुए जाएंगे। देखिए सहायक संघ में कौन कौन से राज्य शामिल हुए, तो इसमें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, इन सभी को इसके द्वारा शामिल किया गया, सहायक संघ के द्वारा। और किसने शामिल किया, लॉर्ड वेलेजली ने। अब हम लोग इनके बारे में देख लेंगे कि किनको कब शामिल किया गया। देखिए हैदराबाद को सन 1798 में, नोट करते हुए जाएंगे, हैदराबाद को सन 1798 में, मैसूर को सन 1799 में, मैसूर को सन 1799 में, और सन 1799 में ही तंजौर को भी शामिल किया गया। ठीक है, सन 1798 में हैदराबाद को, सन 1799 में मैसूर को, और सन 1799 में ही अक्टूबर 1799 में तंजौर को शामिल किया गया। अवध को 1801 में अवध को, और पेशवा को 1801 में ही पेशवा को भी, दिसंबर 1801 में पेशवा। बरार एवं भोसले को दिसंबर 1803 में, सिंधिया को 1804 में, और जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी और बूंदी, भरतपुर, इस प्रकार इनको सहायक संघ के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, देखिए और हम महत्वपूर्ण कार्य देख लेंगे कि वेलेजली के द्वारा और कौन कौन से कार्य किए गए। देखिए एक तो हमें पता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था। कब हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सन 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 में। अब सन 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, एक तो पहले ये पता होना चाहिए, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कोलकाता में। और स्थापना कब की गई है, तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है।
और देखिए ये जो बेलेजली था ना, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बेलेजली क्या कहता था? स्वयं को, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो ये हमारे थे बेलेजली के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए देखिए हम लोग देखेंगे अब किसके बारे में, तो हम लोग देखेंगे अब सर जॉर्ज वारले के बारे में। किसके बारे में? सर जॉर्ज वारले के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्रम कैसे रहा, तो क्रम निर्धारित करने के लिए हमें कार्यकाल पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो सर जॉर्ज वारले सन 1805 से 1807 तक रहा। ठीक है, सन जॉर्ज वारले सर जॉर्ज वारले सन 1805 से 1807 तक रहा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको पता ही होगा कि सन 1805 से 1807 तक रहा। तो 1806 में बेल्लोर में विद्रोह हुआ था ना, सिपाही विद्रोह। कब हुआ था? 1806 में। तो 1806 का बेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसी के समय में हुआ। ठीक है, सर जॉर्ज वारले के समय में। तो ये हमारा इसके बारे में सिर्फ इतना ही पॉइंट महत्वपूर्ण थे, तो हम लोग इसको देख चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेंगे आगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो अगला कौन है? देखिए वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वारेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल देख लेते हैं, कब से कब तक रहा है। देखिए हमारा वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो रहा वो सन 1813 से 1823 तक रहा। और सर जॉर्ज वारले का 1805 से 1807 तक रहा। तो देखिए हमारे यहाँ पर कुछ छूट रहा है ना। ये देखिए 1813 आ गया 1807 के बाद। तो यहाँ पर एक और व्यक्ति थे, वो कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो वो हमारा यहाँ पर छूट गया है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में। अब देखिए लॉर्ड मिंटो फर्स्ट कब से कब तक रहा। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट सन 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कब से कब तक रहा? सन 1807 से 1813 तक रहा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं लॉर्ड मिंटो के द्वारा? तो देखिए लॉर्ड मिंटो के समय में ही अमृतसर की संधि हुई थी। आपको पता है अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। कब? 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई। और यह संधि किसके किसके बीच हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में क्या 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 हुआ? एक तो अमृतसर की संधि हुई, किसके बीच? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। और 1813 का चार्टर एक्ट जो आया था वो इसी के समय में आया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं, किसको देखेंगे? अब लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। तो हमें पता है कि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल सन 1813 से 1823 तक। कब तक रहा? 1813 से 1823 तक। ठीक है, अब इसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा? तो आपको पता है कि सन 1814 से 1816 तक क्या हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ठीक है, 1814 से 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसमें नेपाल के अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर सन 1816 में क्या हुआ? सगौली की संधि हुई थी। संगोली की संधि 1816 में हुई थी। ठीक है, तो एक तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इसी के समय लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और फिर 1816 में सगौली की संधि हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। इसी के समय में जो है पिंडारियों का दमन भी किया गया था। पिंडारियों का दमन, एक तो अगला पॉइंट है पिंडारियों का दमन। ठीक है, पिंडारियों का दमन। अब देखिए पिंडारियों का दमन, तो पिंडारी कौन थे? तो पिंडारियों का प्रमुख नेता जो था वो वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही पिंडारियों का दमन।
आंग्ल नेपाल युद्ध। और अगला पॉइंट, मराठों की शक्ति को भी नष्ट किया गया था इसी के समय में। अंतिम रूप से मराठों की शक्ति का भी दमन किया गया लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही, ठीक है। प्रेस का प्रतिबंध भी इसी के द्वारा समाप्त किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। और सन 1822 का जो टेनेंसी या काश्तकारी एक्ट आया, 1822 का काश्तकारी एक्ट, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी लागू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये रहा हमारा लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में सारे पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं आगे। और अगला हमारा कौन व्यक्ति है? लॉर्ड एम हर्ट। अब कौन है? लॉर्ड एम हर्ट के बारे में देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो लॉर्ड एम हर्ट का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सन 1823 से 1828 तक। सन 1823 से 1828 तक हमें पता था कि लॉर्ड हेस्टिंग 1817 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग रहे। फिर इसके बाद लॉर्ड एम हर्ट आए, जिन्होंने 1823 से 1828 तक रहे, ठीक है। अब लॉर्ड एम हर्ट के कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, देखिए। एक तो आपको पता होगा कि सन 1824 से 1826 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। तो आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में आंग्ल बर्मा युद्ध, 1824 से 1826, तो इसी के समय लॉर्ड एम हर्ट के समय में ही आंग्ल बर्मा युद्ध। और सन 1826 में फिर आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद क्या हुआ था? ये यानडूब की संधि हुई थी, तो इसी के काल में यानडूब की संधि हुई और आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है। आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1824 से 1826 में हुआ था। तो लॉर्ड एमहर्ट के समय में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद सन 1826 में यानडूब की संधि। अब देखिए, आपको पता होगा कि सन 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था। तो किसके समय में हुआ बैरकपुर का सैन्य विद्रोह? लॉर्ड एमहर्ट के समय में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ, ठीक है। ये रहे हमारे सारे पॉइंट लॉर्ड एमहर्ट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं आगे, और हम लोग आगे देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये हम लोग देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहा। सन 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहा, सन 1828 से 1835 तक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1803 में मद्रास का गवर्नर था। ये कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 में मद्रास का गवर्नर था। और इसी के समय सन 1806 में क्या हुआ था कि जो माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने के कारण बेल्लोर में विद्रोह हुआ था ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बेल्लोर का विद्रोह किसके समय में हुआ था? सर जॉर्ज वारले के समय में, सन 1806 में। किसके समय में? सर जॉर्ज वारले के समय में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ सन 1806 में। और तब ये 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया वो भी इसी के समय में आया था। और देख लीजिए, 1833 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है कि सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और किस टाइम हुआ था? 1829 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का अंत करने में किसने सहयोग किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, एक तो आपको पता होगा कि 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था, कर्नल सलीमन की सहायता से। किसकी सहायता से? कर्नल ऐसे लिखा जाएगा, कर्नल सलीमन, ठीक है। कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का अंत, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1835 में, इसी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1835 में, कब? 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही सन 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भी बनी
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी क्या हुआ, शिक्षा का माध्यम बनी। 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को भी हड़प लिया गया, ठीक है। और शिशु बाल हत्या पर प्रतिबंध इसी के समय में लगाया गया। शिशु बाल हत्या पर प्रतिबंध, शिशु बाल हत्या पर प्रतिबंध इसी के समय में लगाया गया। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही शिशु बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद अब कौन आएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन आएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सन 1835 से 1836 तक। कब तक? सन 1835 से 1836 तक चार्ल्स मेटकॉफ रहे। और इसके समय में किए गए महत्वपूर्ण कार्य कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि इसके समय में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो भारतीय प्रेस का, इसको मुक्तिदाता कहा जाता है। सिर्फ यही याद रखना है चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में कि इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सन 1836 से 1842 तक। कब से कब तक? सन 1836 से 1842 तक। अब हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड ऑकलैंड के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के महत्वपूर्ण कार्य, एक तो देखिए हमें पता है कि लॉर्ड ऑकलैंड के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। हमें पता है कि आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? एक तो 1839 से 1842 में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही आंग्ल अफगान युद्ध भी हो जाएगा 1839 से 1842 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 1839 में ही क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी इसी ने करवाई थी। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। कब? 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक की ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखें। तो ये रहा हमारा लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। अब लॉर्ड ऑकलैंड के बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड एलिनबरो को। किसको? लॉर्ड एलिनबरो। अब इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1842 से 1844 तक। लॉर्ड एलिनबरो कब से कब तक रहा? 1842 से 1844 तक। अब इसके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए वो देख लेंगे। एक तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। आपको पता था कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1844 में हुआ था, वो 1842 तक। तो 1839 से 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और 1842 से 1844 तक इसका कार्यकाल शुरू होता है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति किसके समय में हुई? लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। अगला महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? आपको पता है कि 1843 में अंग्रेजों ने सिंध को ब्रिटिश राज में मिला लिया। तो सिंध का विलय 1843 में लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही हुआ था, ठीक है। और अगला पॉइंट, दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठीक है। आगे देख लेंगे, ये हमारा हुआ लॉर्ड एलिनबरो के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। हम लोग लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक रहा और इसके बारे में देखेंगे कि इसके समय में महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। देखिए हम लोग आज लॉर्ड डलहौजी तक देखेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। और फिर ये हमारा वीडियो यहाँ से समाप्त कर देंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो गया है, लगभग आधा घंटा से ऊपर होने वाला है। तो लॉर्ड डलहौजी तक हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर इसके लॉर्ड डलहौजी के बाद अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे तो फिर वो भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी से आगे जो भी आएंगे तो वो अगले वीडियो में होगा, ठीक है।
तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक रहे, सन 1844 से 1848 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा। अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। एक तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आपको पता है कि सन 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ। और देखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही नरबली प्रथा का प्रतिबंध किया गया, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किया गया। तो किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो ये रहे हमारे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं आगे, और अब कौन आएगा, अब आएंगे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो आपको पता है सन 1848 से 1856। अब लॉर्ड डलहौजी का समय टाइम पीरियड जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके समय में काफ़ी कुछ कार्य हुए हैं जो एग्जाम के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके देखेंगे, और इसके बारे में हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है। चलिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल सन 1848 से 1856 तक, कब से कब तक रहे, 1848 से 1856 तक। अब इसके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में एक तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आपको पता था कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना। लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक, 1845 से 1846 तक। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, 1844 से 1848 तक। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 लॉर्ड हार्डिंग के समय में। फिर इसके बाद आएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 1848 में, 1848 से 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में एक तो ये हुआ, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ही सन 1849 में पंजाब का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक है। पंजाब का विलय ब्रिटिशों के द्वारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में कर लिया जाता है। अब देखिए सन 1852 में बोअर वर्मा और पेगू को अंग्रेजी राज में भी मिला लिया गया। सन 1852 में बोअर वर्मा, बोअर वो सॉरी लोअर वर्मा, लोअर वर्मा, ठीक है, सॉरी लोअर वर्मा था, लोअर वर्मा और पीगू को सन 1852 में क्या किया गया, पीगू को सन 1852 में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। किसको, लोअर वर्मा और पीगू को, कब, सन 1852 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सिक्किम पर दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसको भी विलय कर लिया गया, कब, 1850 में। सिक्किम पर 1850 में विलय कर लिया गया, किस आधार पर, दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर सिक्किम को 1850 में विलय कर लिया गया। और 1852 में आपको पता था इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी, तो किसके समय में हुई, 1852 में डलहौजी के समय में। इनाम कमीशन की स्थापना डलहौजी के समय में सन 1852 में हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए आपको पता था कि व्यपगत का सिद्धांत इसी का है, डलहौजी का। व्यपगत का सिद्धांत कौन लाया था, डलहौजी का। तो व्यपगत के सिद्धांत के तहत कौन कौन से राज्य शामिल किए गए, एक तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट और उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध का भी विलय कर लिया गया। अब देखिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए सतारा का विलय कब किया गया है, सन 1848 में सतारा का विलय, सतारा विलय, ठीक है, 1848 में सतारा का विलय। और जैतपुर का विलय कब किया गया, जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर जो है बुंदेलखंड में है और संभलपुर उड़ीसा में है। संभलपुर कहाँ है, उड़ीसा में, जैतपुर बुंदेलखंड में। तो जैतपुर और संभलपुर का विलय सन 1849 में, जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर का विलय, ठीक है, 1849 में।
अब देखते हैं बघाट। बघाट का भी विलय किया गया है, तो बघाट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बघाट का विलय कब किया गया? सन 1850 में। बघाट का विलय, बघाट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उदयपुर, उदयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? उदयपुर। तो सन 1852 में उदयपुर का विलय, 1852 में उदयपुर का विलय। उदयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। देखिए सन 1853 में झांसी का विलय, 1853 में झांसी का विलय, झांसी का विलय 1853 में। 1854 में नागपुर का विलय, नागपुर का विलय। तो ये सब व्यपगत के सिद्धांत के तहत इनका विलय कर लिया गया, ठीक है। और हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सन 1856 में किसका विलय? व्यपगत के सिद्धांत के तहत अवध का विलय। किसका? अवध का विलय। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। अब देखिए क्या इसके बारे में और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। किसने? डलहौजी ने 1856 में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला ले गया, ठीक है। आपको पता है कि सन 1854 में उड़ डिस्पैच आया था ना, तो सन 1854 में उड़ डिस्पैच लागू हुआ। पहली पहली रेल आपको पता है इसी के समय में चली। कब? सन 1853 में। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। कितने? 34 किलोमीटर थी मुंबई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर पहली रेल चलाई गई। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। 1854 में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? डलहौजी के समय में। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की गई। और 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। तो तार सेवा भी इसी के समय में हुई, रेल सेवा भी इसी के समय में, लोक सेवा विभाग की स्थापना भी हुई, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, उड़ डिस्पैच आया, तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया तथा शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित किया। अवध का विलय हुआ 1856 में, ठीक है। और इसमें सतारा का 1848 में, जैतपुर और संभलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 में। इनको व्यपगत के सिद्धांत के तहत इनको ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। 1852 में इनाम आयोग की स्थापना की गई। सिक्किम का भी विलय 1850 में किया गया। किस आधार पर? डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आधार पर। और 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। पंजाब का विलय 1849 में कर लिया गया, ठीक है। किसके तहत? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और देख लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। हमें तार सेवा के बारे में पता चल गया कि तार सेवा किसके इस समय में शुरू हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब? 1853 में, ठीक है। कलकत्ता से आगरा के बीच। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से चलने वाली तार सेवा शुरू हुई, ठीक है। अब इसने क्या किया था कि लॉर्ड डलहौजी ने एक तो शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। अब ये रहा हमारा लॉर्ड डलहौजी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग आपको देंगे कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कौन कौन से, आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर लेंगे और फिर उसका आंसर हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ, पहला ये क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। उड़ डिस्पैच किसके समय में आया, ये आपको बताना है, ठीक है। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया, ये बताना है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों को कमेंट करके बताना है। और देख लीजिए एक दो क्वेश्चन और उनको सबको आपको कमेंट करके बताना है। देखिए
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया ये बताना है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है, चलिए आप लोग इतना ही बताइए, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू एंड टेक केयर। आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक्चुअल में ये मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आपको बताना है कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर है तो आप लोग कमेंट करके बताएं और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि मैं इसी प्रकार की और सीरीज आपको लिए लाता रहूं, ठीक है। चलिए थैंक यू।